नमस्कार। आज हम एरिक रीस की किताब द लीन स्टार्टअप, इसके जो मेन आइडियाज हैं उन पर बात कर रहे हैं। हमारे पास इस किताब की समरी और जो इसके की पॉइंट्स हैं उन पर बेस्ड कुछ नोट्स हैं। हाँ, और हमारा मकसद गोल ये है कि इन नोट्स से वो स्ट्रैटेजीज और ज़रूरी बातें निकालें जो किसी भी नए बिजनेस के लिए, या समझ लीजिए कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है या ई कॉमर्स प्लानिंग में लगा है, उनके लिए सबसे ज़्यादा काम क्यों, ताकि रिस्क कम हो और सक्सेस के चांस बढ़े। बिल्कुल। कोई भी नया काम शुरू करना, उसमें काफ़ी अनिश्चितता तो होती ही है, सवाल भी बहुत होते हैं। ये किताब इसी चीज़ से डील करने का एक तरह से सिस्टमैटिक तरीका बताती है। तो चलिए सीधे इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं उन पर आते हैं। हाँ, तो लीन स्टार्टअप का जो बिल्कुल हार्ट है वो ये है कि आप बड़े बड़े अंदाजे मत लगाओ। उसकी जगह छोटे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स करो, ग्राहकों से डायरेक्ट सीखो, और जो आपको सॉलिड प्रूफ मिल रहा है उसके बेसिस पर लगातार इंप्रूव करते जाओ। बेसिकली ये अंदाजों को फैक्ट से बदलने की कोशिश है। और इस सफर में जो पहला स्टेप अक्सर होता है वो है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, यानी MVP। ये है क्या असल में, और इतना जरूरी क्यों मानते हैं इसे? MVP मतलब आपके प्रोडक्ट का वो सबसे बेसिक, सबसे सिंपल फॉर्म है जिसे आप असली कस्टमर्स को दिखाकर टेस्ट कर सकें, परख सकें कि भाई उन्हें इसकी वाकई ज़रूरत है भी या नहीं, या इसमें इंटरेस्ट है या नहीं। इसका असली मतलब सिर्फ कम बनाना नहीं है, ये असल में सीखने को तुरंत परफेक्ट चीज़ बनाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, जो कि नॉर्मल सोच से काफ़ी अलग है। लेकिन एक सवाल यहाँ आता है, क्या ये MVP वाला तरीका, खासकर अगर प्रोडक्ट बहुत ही बेसिक सा लगे, तो किसी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड की इमेज को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब वो कुछ नया ट्राई कर रहे हो? ये एक वैलिड कंसर्न है। देखिए, यहाँ एक बैलेंस बनाना होता है। MVP का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप अधूरा या खराब प्रोडक्ट दें। मतलब है वो सबसे ज़रूरी कोर फंक्शंस देना जो कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करें। बड़े ब्रांड्स क्या कर सकते हैं, वो शायद इसे कंट्रोल्ड बीटा टेस्टिंग की तरह कर सकते हैं, या फिर कुछ चुने हुए कस्टमर्स के साथ टेस्ट कर सकते हैं ताकि फीडबैक भी मिल जाए और कोई बड़ी अनाउंसमेंट भी ना हो। मकसद वही है, असली इस्तेमाल से सीखना। समझ गई। और इसी सीखने की प्रोसेस को किताब एक साइकिल में बताती है। बिल्ड, मेजर, लर्न। बनाएं, मापे, सीखें। बिल्कुल, ये लीन स्टार्टअप का इंजन है एक तरह से। आप कुछ बनाते हैं, बिल्ड, चाहे वो प्रोडक्ट का एक छोटा सा फीचर हो या एक लैंडिंग पेज हो या पूरा MVP। फिर आप मापते हैं, मेजर, कि कस्टमर उसके साथ कर क्या रहे हैं, कितने लोग साइन अप कर रहे हैं, कितना यूज कर रहे हैं, कहाँ अटक रहे हैं, वो सब। और फिर उस डेटा और फीडबैक से आप सीखते हैं, लर्न, कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, ताकि आप अगली बार बेहतर बना सकें या फिर दिशा बदल सकें। और इसी सीखने को किताब वैलिडेटेड लर्निंग कहती है, मतलब सत्यापित सीख। हाँ, इसे वैलिडेटेड या साबित हुई सीख इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ आपकी या मेरी गट फीलिंग नहीं है। ये कस्टमर्स के असली बर्ताव से, जैसे उन्होंने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया या नहीं, खरीदा या नहीं, दोबारा आए या नहीं, इससे साबित हुई है। ये अंदाजों पर नहीं, सबूतों पर आधारित है। अच्छा, तो इसी सबूतों पर आधारित सीख से फिर वो अगला बड़ा फैसला जुड़ता है, पिविट करें या परसिवियर करें, यानी दिशा बदलें या इसी रास्ते पर टिके रहें। आप सही रास्ते पर हैं, कस्टमर्स प्रोडक्ट को अपना रहे हैं, तो आप उसी दिशा में और मेहनत करते हैं, परसिवियर। लेकिन अगर डेटा बताता है कि आपकी जो बेसिक सोच थी वो गलत थी, या कस्टमर कुछ और चाह रहे हैं, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी में एक फंडामेंटल बदलाव करते हैं, पिविट। जैसे मान लीजिए कोई फूड डिलीवरी ऐप है और डेटा बताता है कि लोग रेस्टोरेंट मील से ज़्यादा ग्रोसरीज मंगाना चाह रहे हैं, तो ग्रोसरी डिलीवरी पर फोकस करना एक पिवट होगा। ये हार मानना नहीं है, ये स्मार्ट तरीके से रास्ता बदलना है। और प्रोग्रेस को सही ढंग से मापने के लिए किताब में इनोवेशन अकाउंटिंग का जिक्र है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है उन मैट्रिक्स पर ध्यान देना जो वाकई बिजनेस की हेल्थ और प्रोग्रेस दिखाएं, ना कि सिर्फ वो नंबर्स जो दिखने में अच्छे लगें। इन्हें एक्शनेबल मैट्रिक्स कहते हैं। सोचिए, एक तरफ 10,000 लोग वेबसाइट पर आए, ये वैनिटी मैट्रिक हो सकती है, पर सिर्फ 50 ने खरीदा। दूसरी तरफ अगर सिर्फ 1,000 आए पर 100 ने खरीदा और उनमें से 30 दोबारा आए, तो ये जो एक्शनेबल मैट्रिक्स हैं, जैसे कन्वर्जन रेट, कस्टमर रिटेंशन, ये ज्यादा मजबूत और असली बिजनेस ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो इस लीन तरीके के जो मुख्य फायदे हैं वो क्या नजर आते हैं? सबसे बड़ा फायदा तो है रिस्क कम होना। आप बहुत सारा पैसा और टाइम लगाने से पहले ही जान जाते हैं कि प्रोडक्ट या आइडिया में दम है या नहीं। दूसरा, ये कस्टमर को पूरी डेवलपमेंट प्रोसेस के सेंटर में रखता है। इससे तेजी से सीखने और फैसले लेने में मदद मिलती है, जो आज के डिजिटल जमाने में बहुत बहुत जरूरी है। और ये प्रोसेस कंपैरेटिवली सिंपल है, खासकर नई टीमों और स्टार्टअप्स के लिए।
पर क्या इसकी कुछ लिमिटेशंस या आलोचनाएं भी हैं, लोग करते हैं? हाँ, कुछ क्रिटिक्स मानते हैं कि किताब में कहीं-कहीं आइडियाज रिपीट होते लगते हैं और कभी-कभी ये सिद्धांत बहुत बड़ी पुरानी कंपनियों के जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें लागू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहाँ बदलाव अक्सर धीरे होते हैं और शायद ये कैसे करें कि बिल्कुल बारीक डिटेल्स में हर पहलू पर ना जाती हो। और आज के टाइम में 2025 में खासकर ई-कॉमर्स या D2C ब्रांड्स के लिए ये कितना रेलेवेंट है? ओ, बेहद रिलेवेंट, बहुत ज़्यादा। चाहे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना हो या Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे नए चैनल्स पर जाना हो या फिर कोई छोटी सी प्रोडक्ट लाइन, कोई नया SKU टेस्ट करना हो, लीन प्रिंसिपल्स बहुत काम के हैं। कम कॉस्ट में जल्दी से प्रोडक्ट मार्केट फिट का अंदाजा लगाना, कस्टमर की ज़रूरत को डेटा के जरिए समझना और तेज़ी से अडेप्ट करना, ये सब आज के कॉम्पिटिटिव ई-कॉमर्स माहौल में सक्सेस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टअप फाउंडर्स, ई-कॉमर्स प्लानर्स, डिजिटल मार्केटर्स और जो अपने D2C ब्रांड चला रहे हैं, उनके लिए ये सोच बहुत काम की है। निश्चित तौर पर, बिल्कुल। ये माइंडसेट अपनाने से रिसोर्सेज वेस्ट होने से बचते हैं। तो अगर हम इसे संक्षेप में कहें तो द लीन स्टार्टअप हमें सिखाती है कि अनिश्चितता के बीच रास्ता कैसे ढूंढें, MVP के जरिए जल्दी टेस्ट करें, बिल्ड मेजर लर्न साइकिल से लगातार सीखते रहें और डेटा के आधार पर समझदारी से पिवट या परसिवियर का फैसला लें। मतलब छोटे फोकस्ड कदम और लगातार सीखना ही आगे बढ़ने का तरीका है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि ये जो लीन सोच है, मतलब किफ़ायती और फ्लेक्सिबल अप्रोच, इसको किसी बड़े एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन के उन हिस्सों में कैसे लाया जा सकता है जहां बदलाव ट्रेडिशनली धीमे होते हैं और रिस्क लेने से बचा जाता है। क्या ऐसे माहौल में भी छोटे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स की गुंजाइश है? ऐसे प्रयोग जो ज्यादा उथल-पुथल ना मचाएं पर फिर भी इंप्रूवमेंट ला सकें? सोचने वाली बात।